हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक, प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंट तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमारे पास टॉपिक इससे पहले मैंने कई आपको टॉपिक कराए थे, लेकिन आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और ये जानेंगे कि क्या है प्रोसेस। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है इसको आप समझिए। यानी कॉस्ट में तो आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, कर तो हम इसमें भी वही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो कॉस्ट शीट में हम बना रहे थे वो हमारा सीक्वेंस था प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन यहां पर हम किसी प्रोडक्ट को जब बना रहे हैं तो उसको डिफरेंट प्रोसेस में बना रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, दोनों में कंसेप्ट भी अलग अलग है। जो कॉस्ट शीट में हम बनाते थे या अदर हमारे पास मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें एक मेथड है हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जो प्रोसेस कॉस्टिंग है इसमें हम अपनी गुड्स की कॉस्ट को डिफरेंट प्रोसेस पे चाहते हैं। अब आप कोई प्रोडक्ट बनाएं, किसी भी इंडस्ट्री में देखें आप, तो क्या प्रोडक्ट एक बार में तैयार हो जाता है? नहीं होगा भाई। आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो है एक बहुत बड़ा सिनेरियो है। आप इसमें ये नहीं कि सिंपली आप प्रोडक्शन बना रहे हैं, प्रोडक्शन हो गया, आपने गुड्स को बेच दिया। आज उस तरह से मार्केटिंग नहीं होती कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 25 है तो मैंने 35 में सेल कर दिया। नहीं, आज कंपिटिटिव वर्ल्ड में आप काम कर रहे हैं तो कॉस्टिंग का जो रोल है वो बढ़ गया है। आप एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि आप उसमें कितना प्रोपोर्शन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रही है, उसको केवल मार्केटिंग कर रही है। क्यों कर रही है मार्केटिंग? भाई जितनी उसकी कॉस्ट हमारे बनाने में आ रही है ना, उससे सस्ता तो मार्केट में मिल जाता है। तो इससे अच्छा क्या है, केवल अपना मार्का, अपना नेम उस प्रोडक्ट पर लगाइए और सेल कीजिए। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये सब यही काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, प्रोडक्शन का जो वर्किंग है वो बहुत लेंथी है। अगर हम उस सिस्टम में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी वर्किंग को करेंगे, तो मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे। और जबकि हमारा काम क्या है, हमें तो मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है। तो अब दो तरह की इंडस्ट्रीज हो गई हैं अपने आप में, कि एक वो इंडस्ट्री जो मार्केटिंग करेंगी, एक वो इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन करेंगी। जो प्रोडक्शन करेंगी वो प्रोडक्शन ही करेंगी सो दैट कि वो ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन कर सकें और अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, कंपीटिटिव कॉस्ट। तो ये कॉस्टिंग में जो हम प्रोसेस टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज में? अब ये तो है नहीं कि हर प्रोडक्ट या हर इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो कर रही है। अब कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर प्रोसेस से ही आप वर्क कर सकते हैं। आप जैसे सपोज कीजिए आप शुगर बना रहे हैं, तो जो शुगर बना रहे हैं उसके लिए आपको शुगर केन चाहिए। तो आपको क्या लगता है, शुगर केन लगाया और चीनी तैयार? ऐसा नहीं होता कि चीनी आपकी एकदम में तैयार हो गई। चीनी का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो क्या उससे केवल चीनी बन रही है? उससे कई चीजें बन रही हैं। अब मिनरल ऑयल है, तो क्या मिनरल ऑयल से सीधा पेट्रोल बनता है? अरे उसको अगर क्लासिफाई करेंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे आप देखिए खुद ही। भाई हमने उससे पहले व्हाइट पेट्रोल बना लिया, व्हाइट पेट्रोल हमारे जो हवाई जहाज में काम आ गया। सेकंड, पेट्रोल बनाया। पेट्रोल भी दो तरह का है। आप जब बाइक में पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो कहते हैं ना स्पीड पेट्रोल चाहिए, सिंपल पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल भी दो तरह का हो गया। तो दो तरह का पेट्रोल बनाने, वो स्पीड पेट्रोल, सिंपल पेट्रोल, फिर डीजल। प्योरीफाई कर रहे हैं ना कंटिन्यू। तो उसकी प्योरिफिकेशन में वो क्या चल रहा है, वो प्रोसेस ही तो चल रहा है कि भाई एक हमारे पास पहले व्हाइट पेट्रोल बन गया है एंड देन नेक्स्ट स्पीड पेट्रोल, सिंपल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल। इसके बाद भी उसमें से वेस्टेज जो बच रहा है उसकी बहुत सारी चीजें बन रही हैं। कभी नाम सुना है पेट्रोलियम जेली? ऐड आता ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम जेली। सर्दियों में, विंटर्स में आप लगाइए उसे और आपकी स्क्रीन को सेव करेगी। तो क्या, कहां से बन रही है वो? नाम ही पेट्रोलियम जेली है, तो दैट मीन्स कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बन रही है। तो जो इंडस्ट्री यानी प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल कहां कहां होता है? तो जनरली केमिकल्स में, जैसे शॉप है, ऑयल है, मेडिसिन है, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग में, अब आयरन है, स्टील है, क्या एक जमीन से अगर खोदते हैं माइंस को तो क्या स्टील निकलती है? नहीं, स्टील में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डिफरेंट प्रोसेस में आपको काम करना पड़ता है। सीमेंट है, तो सीमेंट के एक चीज से बन जाता है, उसका एक प्रोसेस है, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। तो जो भी चीजें एक साथ एक मशीन में नहीं बन रही हैं और एक ह्यूज लेवल पर जिनका प्रोडक्शन होना है, उन सभी को हम प्रोसेस कॉस्टिंग में ले लेते हैं। अब जैसे मैंने माइनिंग का एग्जांपल दिया, जमीन से हम गैस निकालते हैं, जहां से पेट्रोल निकालते हैं वो जगह तो गैस निकलती है। अब हम तो अधिकतर इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो गैस है, गोल्ड।
अब गोल्ड जो आप जमीन से निकाल रहे हैं प्यूरिफाइड थोड़ी है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में आप अलग अलग करते हैं। एक प्योर गोल्ड निकलता है, उसमें से कुछ और भी चीजें निकलती होंगी जो और चीजों में काम आती हैं। ठीक है, तो पेंट इंडस्ट्री, ये तो इन सब चीजों में हम बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है कि भाई अगर कोई गुड्स एक बार में बन रहा है तो प्रोसेस कॉस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। अब प्रोडक्ट बन रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में, तो पहले प्रोसेस का रॉ मटेरियल मैंने लगाया, तो जो पहले प्रोसेस से प्रोडक्शन हुआ, पहले प्रोसेस से जो प्रोडक्शन हुआ तो वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल है। ध्यान देना भाई, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पहला प्रोसेस सॉल्व किया, ठीक है, उसके लिए एक रॉ मटेरियल बाहर से आया, उस रॉ मटेरियल में हमने लेबर ओवरहेड्स लगाकर उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया। तो जो प्रोड्यूस किया ना वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल है, दैट इज द इनपुट ऑफ द सेकंड प्रोसेस। तो रॉ मटेरियल की तरह से हम फिर सेकंड प्रोसेस को फिर फिनिश करेंगे। तो सभी प्रोसेस अपने आप में फिनिश्ड है, लेकिन वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल है। तो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको आप क्लासिफाई कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? क्लासिफाई। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, किस चीज को असेंबल कर रहे हैं, तो आप सपोज करो आप टीवी असेंबल कर रहे हैं, तो आप क्या क्या बनाएंगे? आपने टीवी बनाया तो टीवी क्या आपने मशीन में डाला टीवी तैयार हो गया? क्या नहीं हुआ। उसमें तो अलग पिक्चर ट्यूब है, उसके अलग पार्ट्स हैं, अलग किट है, अलग चेसिस है, डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं असेंबल करके लगेंगे। तो क्या कोई इंडस्ट्री है ऐसी जो सारी चीजें बनाती हो? इम्पॉसिबल है, दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जो उसके हर पार्ट को बनाती हो। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये टीवी बनाती है कंपनी, तो दैट मीन्स कि वो असेंबल करती है, वो डिफरेंट पार्ट डिफरेंट जगह से परचेज करती है, उन्हें असेंबल करती है और सेल करती है। तो मैं यहां जो आपको बता रहा हूं कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, अब हम किसी प्रोडक्ट को बनाए, हम सपोज करो हमने कहा हम टीवी बना रहे हैं, तो जो टीवी को डेवलप करेंगे तो मुझे पिक्चर ट्यूब चाहिए, तो पिक्चर ट्यूब मैं खुद बनाऊं, तो एक पहला प्रोसेस है कि पहले पिक्चर ट्यूब बना रहा हूं मैं, उसके बाद उसकी एक किट बना रहा हूं मैं, किट के बाद उसकी एक बॉडी बना रहा हूं मैं, फिर उसकी आईसी जो डिफरेंट तरह के पॉइंट्स हैं वो बना रहा हूं मैं, रिमोट्स बना रहा हूं। रिमोट तो अपने आप में एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट हो गया भाई। रिमोट के अंदर फिर उसकी बॉडी है, कवर है, उसके अंदर डिटेल्स है, उसकी मशीनरी है, तो पार्ट अलग अलग हो गया नहीं हो गया। तो इतनी सभी चीजें एक बार में नहीं बन रही है। तो क्या हो रहा है कि भाई मैं अगर इसमें से कुछ 4 चीजें बना रहा हूं तो कुछ चीजें मैं अपनी सेकंड प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहा हूं और बाकी को मैं उसी फॉर्म में सेल कर रहा हूं। सेल कर सकते हैं नहीं? जैसे मैंने सपोज को पिक्चर ट्यूब भी बनाता हूं, मेरी इंडस्ट्री है, मेरे पास एक पिक्चर ट्यूब की भी फैक्ट्री लगा रखी है और टीवी भी बनाता हूं, तो क्या सारी की सारी पिक्चर ट्यूब मेरी टीवी फैक्ट्री में यूज हो जाएंगी? नहीं होंगी। अगर मैं यूज करूंगा तो उसका इफेक्ट ये आने वाला है कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सारी पिक्चर ट्यूब का मैं टीवी नहीं बना सकता, तो ये पिक्चर ट्यूब मैं डायरेक्ट बेच दूंगा। और मुझे लगता है कि मेरी इतनी डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की, तो हो सकता है मैं पिक्चर ट्यूब ना बना रहा हूं, पिक्चर ट्यूब मार्केट से परचेज कर रहा हूं। तो कहने का मेरा पर्पज है कि ह्यूज लेवल पर जब आप प्रोडक्शन करते हैं, अब आप तो एलईडी बल्ब तो यूज कर ही रहे हैं, तो आपको लगता है कौन सी कंपनी एलईडी बल्ब बना रही है? कोई भी नहीं बना रही है। तो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है जो एलईडी बल्ब को बना रहा है। तो एलईडी बल्ब को क्या कर रहा है? वो बल्ब को बनाएगा और जिस कंपनी को चाहिए उसी कंपनी का मार्कर लग के बिक जाएगा। तो जो कॉस्टिंग का कंसेप्ट है ये मॉडर्न सिस्टम में पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न सिस्टम में कॉस्टिंग को आप कैसे कैसे पढ़ेंगे ये आपको यहां समझना है। तो अब इस प्रोसेस को का एक सिस्टम है कि प्रोसेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, किस किस टॉपिक को हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो एक तो क्वेश्चन होगा सिंपल प्रोसेस का कि भाई पहले प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया, उसका जो फिनिश्ड है वो हमने सेकंड प्रोसेस में डाला, फिर सेकंड को फिनिश किया, थर्ड में डाला और फिनिश्ड होकर मार्केट में बेच दिया। एक हो सकता है कि उसके अंदर कुछ लॉस इन वेट हो, वेस्टेज हो, इसके आगे चलेंगे तो उस प्रोडक्ट से बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। बताया था ना मैंने, अगर आप शुगर बना रहे हैं तो शुगर कैन लगाएंगे तो चीनी थोड़ी बन रही है डायरेक्ट, तो चीनी का एक प्रोसेस है भाई। चीनी जो हमारे पास शुगर कैन है उससे रस बना रहे हैं, उसका फिर सीरा, मसमत जो चीनी का पार्ट अलग कर देते हैं मीठा, उसके बाद फिर सीरा होता है, वो हमारे जो अल्कोहलिक कंपनीज हैं उनमें यूज हो रहा है। तो बाई प्रोडक्ट है नहीं उसका, तो वेस्टेज है, बाई प्रोडक्ट है, तो उसको आप समझिए। तो एक का मतलब हमारे जो प्रोसेस है उसका जो रेजिड्यू स्क्रैप है वो हो सकता है नेक्स्ट इंडस्ट्री के लिए इनपुट हो, रॉ मटेरियल हो, तो हमें उसकी कॉस्ट को कंसिडर करना होगा
कि भाई उसमें इतना पार्ट तो मेरा सेल ही हो गया जो दूसरी इंडस्ट्री ने परचेज कर लिया, तो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी ही कम होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं अगर गन्ने का रेट लेंगे और चीनी का रेट लेंगे तो चीनी सस्ती है कंपेयर में गन्ने के। जितना गन्ना होता है भाई, एक टन में 5% सुक्रोज होता है, और उसके हिसाब से आप शुगर प्रोड्यूस करने लगे तो शुगर महंगी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। अल्कोहलिक कंपनी हमारे से खरीद रही है, स्क्रैप भी सेल हो रहा है, भट्टा इंडस्ट्री जो उसका स्क्रैप होता है उसको यूज़ कर लेते हैं, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन के तैयार हो रहे हैं। तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो गई भाई, मेन प्रोडक्ट और कम होगी, तो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। इसके अलावा जो हमें कॉस्टिंग के मेन कंसेप्ट हैं, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, और एक और खास चीज एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ये भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ और चीज देखिए, जरूर मैंने आपसे क्या कहा, सारा माल हम एक साथ नहीं बनाएंगे, कुछ पार्ट्स में बनाएंगे, उसका कुछ हिस्सा हम नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएं और कुछ को सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हम प्रॉफिट डालकर भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, इस डिपार्टमेंट से जो माल बनता है वो नेक्स्ट को बेच देते हैं, तो जो नेक्स्ट को बेचते हैं उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, जिससे कि नेक्स्ट जो प्रोसेस इंडस्ट्री है उसको पता ही ना चले और हम भी प्रॉफिट कमा लें, यानी मेन कंपनी जो है, मेन मालिक, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, यानी इनको पता ही ना चले। इन सब चीजों के लिए एक फिर स्टॉक के वैल्यूएशंस जो इसके अंदर प्रॉब्लम आते हैं, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारे प्रोसेस का ही पार्ट है। बुक में इसके लिए एक नया चैप्टर बनाया हुआ है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो है तो प्रोसेस का ही पार्ट ना। अगर आप प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसकी एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो पार्ट इसी का ही है। तो हम प्रोसेस में इन सब चीजों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके अंदर एक छोटा सा परफॉर्मा बताता हूं कि जिसके थ्रू आप यहां प्रोसेस कॉस्टिंग को सॉल्व कर पाए। तो एक परफॉर्मा लिख लीजिए, देखिए क्या है प्रोसेस का परफॉर्मा। बिल्कुल सिंपल, कुछ करना नहीं है, आपने 2 लाइन खींचते हैं, जनरली सभी अकाउंट्स में खींचते हैं, आप 2 लाइन से खींचते हैं ना, बिल्कुल सेंटर से आधा कर लेते हैं, जनरली अकाउंट्स को सभी को आधा कर लेते हैं। इसमें हमें जो खास बात है वो ये है कि डेट का कॉलम नहीं बनाना होता, डेट का कॉलम हम इसमें नहीं बनाते। तो 2 पार्ट हो गए ना, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, क्योंकि अकाउंट तो आप प्रोसेस अकाउंट ही बना रहे हैं ना। आप प्रोसेस ए लिख लीजिए, कोई भी जो भी नाम क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा। इसके अलावा हम इसके अंदर कॉलम्स एक की बजाय इसमें कॉलम बनाएंगे हम 2। एक कॉलम होगा, ये तो कॉलम है ही हमारा मेन पर्टिकुलर का, तो ये कॉलम तो हमारा पर्टिकुलर का है ही है। इसके बाद इसके अंदर 2 कॉलम हैं, एक यूनिट का और एक अमाउंट का। यूनिट और अमाउंट सेम आपको इधर उठाने पड़ेंगे, यानी कि पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। इसमें क्या करना है कि भाई जितना भी इनपुट आप लगा रहे हैं वो सब डेबिट साइड में आएगा। ये तो अकाउंटिंग का कंसेप्ट आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि भाई आपने उसके अंदर मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, ओवरहेड लगाया, ये तो आपने समझा ही है ना कि 3 ही चीज होती हैं, तो मटेरियल होगा या लेबर होगा या ओवरहेड होगा, क्योंकि बाकी सभी खर्चों को हम ओवरहेड कहते हैं। तो यानी कि क्या क्या लगा भाई, आपने लगाया इसके अंदर मटेरियल, आपने लगाया इसके अंदर लेबर, आपने इसके अंदर लगाया ओवरहेड। ठीक है, ये तीनों की अमाउंट आपने लगाई, लेकिन जो मटेरियल है इसकी यूनिट भी लगेंगी कि कितनी यूनिट मैंने लगाई और उनसे कितना माल मेरा तैयार हुआ। और ये बाई साइड में बाय प्रोसेस, जब ए लिया है तो बी में ट्रांसफर कर देंगे, यूनिट अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से, तो निकल कर आ जाएगा एट द रेट, यानी कि 1 यूनिट की कॉस्ट कितने पैसे आ रहे हैं। जो प्रोसेस कॉस्टिंग में ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आप सोचेंगे पर यूनिट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको निकालना ही पड़ेगा। यानी कि डेबिट साइड का टोटल लेंगे, जो डेबिट साइड का टोटल है वही हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। अगर कोई वेस्टेज नहीं है, अब नॉर्मल वेस्टेज नहीं है, नॉर्मल किसी तरह का कोई वेस्टेज नहीं है, स्क्रैप नहीं है, मतलब सिंपल प्रोसेस की मैंने बात की, तो टोटल इसका ले लिया हमने, और यही यूनिट, यही अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो 1 यूनिट कितने पैसे की, ये हम कैलकुलेट कर पाते हैं।
तो इसको बहुत अच्छा अगर हम समझना चाहते हैं तो एक सिंपल क्वेश्चन हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इसमें ले लेते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोसेस कॉस्टिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम एक न्यूमेरिकल। बेटा तो जो हम प्रोसेस को पढ़ रहे थे, तो प्रोसेस में मैंने आपको परफॉर्मा समझा दिया। अब परफॉर्म में मैंने आपको कितने कॉलम बताए, एक पर्टिकुलर का हो गया, एक हमारे पास यूनिट का हो गया, एक अमाउंट का हो गया। और इसके थ्रू यानी परफॉर्मा अगर हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाता है तो हम उसका एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको पूरा समझ लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा एक न्यूमेरिकल, जिससे कि हमें टॉपिक पूरा समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, इसको देखिए। वो कह रहा है एक प्रोडक्ट, देखिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोसेस का, तरीके ध्यान दें। ए प्रोडक्ट इज completed by 3 distinct process. These are process A, process B and process C. The number of unit produced during the week ending on 31st of December 2018 is 1000. यानी टोटल 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं, और ये डिटेल आपको दी हुई है प्रोसेस A, प्रोसेस B एंड प्रोसेस C के लिए। क्या दिया हुआ देखिए, मटेरियल दिया है तीनों के लिए, ध्यान देना, A, B, C तीनों प्रोसेस का, लेबर दिया हुआ है तीनों प्रोसेस का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है तीनों प्रोसेस का। तो क्वेश्चन को पूरा समझ के हम जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3 प्रोसेस है ना भाई, 3 प्रोसेस है A, B और C। अब हमें देखना है कि इन 3 प्रोसेस में कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, तो इसमें लग रहा है मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखते हैं नीचे क्या कह रहा है, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी क्वेश्चन में अभी एक एक्सपेंसेस और है जिसका नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 14,000 विच हैव टू बी अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द वेजेस इन द प्रोसेस। यानी कि जो हमारे पास एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट, ध्यान देख रहे हैं ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हमें बांटना है वेजेस के रेशो में। किसके रेशो में, वेजेस के रेशो में। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि वेजेस का रेशो क्या है, वेजेस का रेशो क्या है, फिर हम इस एक्सपेंसेस को बांट देंगे। ये एक्सपेंसेस होगा हमारे पास 14,000 का। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, नो WIP। आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, तो आप क्वेश्चन पर अगर ध्यान देंगे प्रॉपर तरीके से, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमारे पास केवल ये कह रहा है कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस की, कितनी लगाई, कोई वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज कुछ भी नहीं है, स्क्रैप नथिंग। तो हम चाहें तो इसमें केवल एक सिंगल कॉलम ही अमाउंट का हम बना सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई क्यों बनाए हम, एक यूनिट का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम, इसका मतलब क्वेश्चन लेंथी सा हो जाएगा, जबकि यूनिट कहीं है ही नहीं, यूनिट तो केवल 1000 बना रहा हूं मैं। तो 1000 यूनिट जो मैं बना रहा हूं उनको मैं ऊपर से ले लेता हूं। तो आप सबसे पहले देखिए इसका परफॉर्मा, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 2-2 कॉलम नहीं बनाए हैं, बल्कि एक कॉलम बनाया है केवल अमाउंट का। क्यों बनाया है, क्योंकि इसमें कोई इनपुट आउटपुट की कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, केवल आउटपुट हुआ है 1000 यूनिट्स का। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस A अकाउंट, प्रोसेस B अकाउंट और प्रोसेस C अकाउंट। ध्यान से देखना है, आप पहले से ही डिजाइन कर लीजिए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा एक ही कॉलम बना रहा हूं। ठीक है बेटा, 2 कॉलम नहीं बनाए हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस में आपको 2 कॉलम ही बनाने हैं। जैसे कोई वेस्टेज होगा, कोई यूनिट का वेस्टेज होगा, इनपुट में कोई प्रॉब्लम होगी, यहां केवल 1000 यूनिट है, इसलिए मैं एक कॉलम बना रहा हूं। क्लियर हो गया मेरा। ऐसे ही प्रोसेस B में सेम टू सेम प्रोसेस C में। अब हमारे पास था लेबर का रेशो, जो लेबर दी हुई थी मुझे कितनी दी हुई है, लेबर दी हुई है 25,000, 20,000 और 25,000। देख रहे हैं ना, 25,000, 20,000 और 25,000 इसके रेशो में। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5,000 से, 5, 4, 5, यानी कि 5, 4 और 5 के रेशो में हम अपने 14,000 रुपीज के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया ना क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन पर हमें हावी रहना है, क्वेश्चन हम पे हावी नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन हम पे हावी हो गया तो क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा मेरे बच्चा। तो क्वेश्चन पर हमेशा हावी रहिए कि मैंने 3 प्रोसेस बनाए, अब इन 3 प्रोसेस में मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भाई 14,000 रुपए का है, 5, 4, 5 में बांटना है। टोटल कर लीजिए, रेशो तो आता है ना मुझे, 5, 4, 9, 5, 14, यानी कि टोटल रेशो भी 14 है, यानी डिवाइड करना बिल्कुल इजी कि भाई 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 14,000 रुपए बढ़ गए। अब कितने खर्चे थे, खर्चे थे मेरे पास 3 और एक है इनडायरेक्ट, तो 4 खर्चे हैं मेरे पास।
क्लियर हो गया ना? तो ये 4 खर्चे आप चाहें तो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी में डायरेक्ट लिख सकते हैं। भाई प्रोसेस बना लिया आपने, प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, देन प्रोसेस 3। अब एक्सपेंसेस कितने हैं भाई? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि 5000 का निकाला मैंने अभी अभी। क्लियर हो ना? तो क्वेश्चन में 3 खर्चे तो डायरेक्ट दिए हुए तो हम लिख लिया और एक इनडायरेक्ट हो गया। 4 खर्चे हैं तो हर प्रोसेस में ये 4 खर्चे कॉमन है, चाहे प्रोसेस बी बनाऊं और चाहे प्रोसेस सी बनाऊं। तो अब एक ही बार में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 4 खर्चे डाल लिए। एक कॉलम छोड़कर फिर 1 2 3 4 एक्सपेंसेस लिख लीजिए। थर्ड वाले प्रोसेस में भी एक कॉलम छोड़कर 1 2 3 4 चारों एक्सपेंसेस लिख लीजिए। यानी कि क्वेश्चन को हमने एक ही बार में कॉपी कर लिया। इजी हो गया ना भाई? हमारा पूरे क्वेश्चन पे कब्जा हो गया। कितना लेंथी क्वेश्चन था भाई? 3 प्रोसेस, उसमें 4 खर्चे, बस प्रोसेस ए में। क्योंकि प्रोसेस बी में जैसे ही जाऊंगा तो प्रोसेस बी में प्रोसेस ए से जो मटेरियल आया है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मटेरियल जो पहला प्रोसेस में हम जितना लगा रहे हैं वो पहले प्रोसेस का तो फिनिश्ड है, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो इनपुट है, रॉ मटेरियल है। तो प्रोसेस ए में मैंने 65,000 रुपए खर्च किए भाई। 28 का मटेरियल, 25 की लेबर, 7 का डायरेक्ट और 5 का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो टोटल कितने खर्चे हुए? 65,000 रुपए। कोई वेस्टेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, यानी कॉस्ट भी आपकी कितनी आई? 65,000 रुपए। तो इस सेम टोटल ले लेंगे 65,000 रुपए और बाय प्रोसेस बी अकाउंट। जितना भी आपने गुड्स बनाया है वो कहां चला गया? प्रोसेस बी में, क्योंकि सारा का सारा हम फिनिश कर रहे हैं। कोई गोडाउन में नहीं जा रहा है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन को सीधा सीधा ही हमें हमेशा करना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई? टोटल 65,000, बैलेंस 65,000। लेकिन ये हमारा रूल्स हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने से पहले हमें उसकी कॉस्ट बतानी चाहिए कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है। क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि 1000 यूनिट बना रहे हैं, तो सबसे टॉप पर ही हमने लिख दिया आउटपुट 1000 यूनिट और 65,000 रुपए का खर्चा आ रहा है आपका। और कितनी यूनिट बना रहे हैं? 1000 भाई। 65,000 डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना हो गया? 65 रुपीज पर यूनिट। यानी कि प्रोसेस ए में ही आपकी कॉस्ट 65 रुपीज पर यूनिट आ चुकी है। और जब आप प्रोसेस बी में जाएंगे तो 65,000 तो आप लगा चुके हैं। किस रेट से? 65 रुपए की रेट से। किस रेट से लगा चुके हैं? 65 रुपए की रेट से। इसके अलावा 4 खर्चे और लगाए भाई, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो 65, 13, 20, 3 और 4 कितना हो गया टोटल? 1,04,000। सेम, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। तो 1,04,000 टोटल। फिर वही टोटल कि 1,05,000 तो 1,05,000 बैलेंस 1,05,000। प्रोसेस बी का बैलेंस प्रोसेस सी में जाएगा भाई। प्रोसेस ए का बैलेंस कहां गया था? बी में। तो बी का कहां जाएगा? सी में। तो प्रोसेस सी में चले गए पूरे 1,05,000 रुपए। कॉस्ट कितनी आ रही है अब भाई? 65 तो पहले ही आ गई थी, तब तो कॉस्ट बढ़ेगी, खर्चा लगाया आपने। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी एक यूनिट अब 105 रुपए की है। 105 रुपए, यानी प्रोसेस बी में जो कॉस्ट आ रही है वो 105 रुपए पर यूनिट आ रही है। अब इसको लेकर जैसे ही हम प्रोसेस सी में पहुंचे तो सी में क्या है? 105 रुपए की रेट से तो कॉस्ट आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। 1,05,000 रुपए तो आप खर्च कर चुके हैं, ना 1,05,000 रुपए। अब वही 4 खर्चे फिर जोड़ने हैं भाई। डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 4 खर्चे कॉमन है ना, तो फिर 4 खर्चे 1,05,000, 9,000 का मटेरियल, 25,000 की लेबर, 6,000 रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंसेस और 5,000 रुपए का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बांटा था ना, 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 5, टोटल 1,50,000। क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए इसको हम इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं कि भाई 1,50,000 रुपए हमारा टोटल आ गया। और अब ये टोटल कहां जाएगा भाई? आपने जो गुड्स बना लिया अब तो फिनिश्ड हो गया, तो कहां जाएगा? गोडाउन में, वेयर हाउस में, वो भी फिनिश्ड वाले में। तो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट या वेयर हाउस अकाउंट, कंफ्यूज नहीं होना। तो 1,50,000 में कहां पहुंचा? फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में, क्योंकि ए का तो बी में चला गया, बी का सी में चला गया और सी का भाई सी से तो फिनिश्ड हो चुका, अब कौन से प्रोसेस में जाएगा? अब तो सीधा गोडाउन में जाएगा जहां से वो सेल होगा। तो हमने पहुंचा दिया बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट 1,50,000 रुपए। भूलना नहीं है कि 1,50,000 रुपए में यूनिट बनी है आपकी 1000, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि एक यूनिट 150 रुपए की।
यानी 150 रुपए की एक यूनिट। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यानी कि इस तरीके से आपको परफॉर्मा लेते हुए बनाना है। ध्यान रखना है कि मैंने अमाउंट का एक एक कॉलम बनाया है क्योंकि ये सिंपल एग्जांपल लिया था, सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है। इसके बाद जब मैं टिपिकल न्यूमेरिकल लूंगा, थोड़ा सा टेक्निकली आएंगे, तो यहाँ फिर हमें 2 कॉलम बनाने होंगे, एक यूनिट के लिए और एक अमाउंट के लिए, और इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना इसी फॉर्म में है। यही तरीका है करने का, ए बी के बाद सी के बाद गो डाउन में। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपकी समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, जो भी आपके संपर्क में हैं, जो भी कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, उन सब बच्चों को आप इसको शेयर करें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।